नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने संविधान की एक नई सीरीज की शुरुआत की थी और कल हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। कल हमने ताज का शासन कंपनी का शासन पूरा पढ़ लिया था और जो कंपनी का शासन था वो कब से कब तक था, वो था 1773 से 1858। आज हम पढ़ेंगे ताज का शासन जो कि 1858 से 1947। कल हमने पढ़ा कंपनी का शासन और आज पढ़ेंगे हम ताज का शासन। एक बार कंपनी के शासन के जो एक्ट थे उनको एक नज़रिए से देख लेते हैं। सबसे पहले है 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट। और जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो था वॉरेन हेस्टिंग। 1773 में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और इसके साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 4 सदस्यीय न्यायाधीशों की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश। उसके बाद में उस एक्ट में कहा गया कि जो अधिकारी है उनको रिश्वत और उपहार लेना सख्त मना है। उसके बाद में आया 1781 का, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी 1773 का जो एक्ट था उसको संशोधित करके ये एक्ट आया। इसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार के जो कानून की प्रक्रिया वो बंगाल सरकार द्वारा बनाए जाने की कहा गया। उसके बाद में आते हैं 1793। उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कहा गया कि जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामले हैं उनको अलग अलग पृथक कर दिया और उनके लिए अलग अलग बोर्ड की स्थापना कर दी। जो कंपनी का व्यापारिक मामले थे वो देखता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे वो देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद में है 1793 का एक्ट। उसमें कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके जो वेतन है वो भारत की निधि पर भारित है। इसके बाद में आया 1813 में कुछ संशोधन हुए। उसके बाद में 1833 का एक्ट था। उसमें भारत में जो ब्रिटेन के ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनको यहाँ भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई। और जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करके सभी कंपनियों के लिए व्यापार करने के लिए इस मार्ग को खोल दिया। और कंपनी का जो व्यापारिक था उसको समाप्त करके ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर शासन करने के लिए अनुमति दी। इसके बाद में आया था 1853 का जो कंपनी का शासन है उसका लास्ट एक्ट था। इसमें कहा गया है कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम उसमें भारतीय के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए और भारतीय जो छात्र थे वो भी इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते थे और अब इस सेवा में आ सकते थे। कल ये हो गया कंपनी का शासन। अब आते हैं हम अपने ताज के शासन पर। ताज का शासन ये कब से कब था? 1858 से 1947। कंपनी का शासन जब 1857 की क्रांति हुई और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और ये इतनी खतरनाक हुई कि अंग्रेज़ों को आभास हो गया कि हम बिना भारतीयों की सहायता से अपना यहाँ शासन नहीं चला सकते। इसलिए ब्रिटिश सरकार या वहाँ के ताज ने एक्ट लाए और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है वो देखते हैं। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा प्रावधान था वो था कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और जो कंपनी थी उसकी गवर्नर जनरल उसको वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय जिसे वाइस प्रेसिडेंट होता है वैसे वाइसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वाइसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसमें कंपनी को समाप्त करके सीधे जो
भारत की सत्ता थी वो किसको हस्तांतरित कर दी, वो कर दी ब्रिटिश ताज को। अब जो भी भारत पर शासन या अधिनियम पारित होते थे वो सीधे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होते थे और इन्हीं के द्वारा वो चलाए जाते थे। इसके बाद में जो 1773 और 1784 के जो एक्ट थे उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, उन दोनों को समाप्त कर दिया। कौन से एक्ट के तहत? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद में इस अधिनियम में एक नया पद सृजित किया गया और वो पद था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, ये जो सचिव होता था ये वायसरॉय की सहायता के या वायसरॉय के लिए बनाया गया था। और जो ये जो सचिव है ये सीधा किसके प्रति उत्तरदायी था? वो था ब्रिटिश संसद के प्रति। ये जो भी सामान्य जो राजनीतिक हल चले उनके बारे में ब्रिटिश संसद को जानकारियाँ प्रदान करता था। इसके बाद में इस अधिनियम में कौन से और सुझाव या कौन से और संशोधन हुए? वो है जो ये राज्य सचिव था, राज्य सचिव, इसकी सहायता के लिए एक परिषद की स्थापना की गई और उस परिषद में कितने सदस्य रखे गए? वो थे 15 सदस्य। जो ये भारत का राज्य सचिव था उसके लिए एक परिषद की स्थापना की गई और उस परिषद में 15 सदस्य थे। इसके बाद में आता है 1861 का अधिनियम। ये हो गया 1857 का, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय कहा जाने लगा और प्रथम वायसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें उन्होंने भारतीयों की ताकत के बारे में पता चल गया और उन्होंने धीरे धीरे नए अधिनियमों के तहत भारतीयों को भी इन परिषदों में शामिल करना शुरू कर दिया और उसी का पहला कदम था 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें सबसे पहले जो परिषद थी कानून बनाने की, उसमें जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने सर्वप्रथम तीन भारतीयों को वो तीन भारतीय कौन कौन थे? एक तो थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन तीनों को इस परिषद में शामिल होने के लिए मनोनीत किया। और ये मनोनीत कब किया गया? ये किया गया 1862 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसकी ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता कि जो भारत की परिषद है उसमें 3 सदस्यों को पहली बार मनोनीत किया गया। वो थे एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वह पहले कौन से सदस्य हैं जिनको भारत की कानून प्रक्रिया परिषद में शामिल किया गया या मनोनीत किया गया? वो थे बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव का ऑप्शन आते ही आपको सर दिनकर राव कर देना है। दूसरी इसकी विशेषता थी जो वायसराय था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय था उसको गवर्नर जनरल था उसको 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय कहा जाने लगा। और जो वायसराय था जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वही शक्ति 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर वायसराय को दी जाती है। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम। अब इसके बाद में आते हैं, ये हो गया 1861 भारत शासन अधिनियम। अब 1892 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में एक प्रमुख बदलाव हुआ और वो बदलाव था
कि जो विधान परिषदें थी वहाँ की, कहाँ की, भारत की, उस समय विधान परिषद या केंद्रीय जो परिषद थी उनमें जो बजट प्रस्तुत होता था, जो बजट प्रस्तुत होता था, जैसे कि वर्तमान में संसद में बजट या विधान परिषद में जो विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं उस पर बहस की जाती है, उसी प्रकार 1892 में सर्वप्रथम बजट पर बहस करना शुरू कर दिया। यानी कि परिषदों में बजट पर बहस करना कि कौन सा बजट में किस क्षेत्र को कितने प्रतिशत दिया गया, क्यों दिया गया आदि प्रश्न पूछा जाना कहाँ कब शुरू किया गया, वो था 1892। और ये चीज़ें धीरे धीरे यहीं से निकलकर हमारे संविधान में आई थी। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान का निर्माण 1773 से ही शुरू हो गया, जो कि लंबे समय तक 1947 तक चलता रहा। अधिकांश चीज़ें हमारे संविधान में इन्हीं एक्टों से गृहीत की गई थी। और हम देख रहे हैं जैसे बजट वर्तमान में भी यही प्रक्रिया और उस समय भी यही प्रक्रिया थी। ये थी 1892 का अधिनियम। इसके बाद में कौन सा अधिनियम आता है, वो आता है 1909। 1892 के बाद में 1909। ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1919 का भारत शासन, 1919 भारत शासन अधिनियम। ये जो एक्ट है, ये एक्ट, इस एक्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ये जो मार्ले मिंटो दो नाम है, ये जो मार्ले है उस समय भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो है वो उस समय वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। वो कौन थे? मार्ले मिंटो। अब ये जो एक्ट था इसमें प्रमुख प्रावधान क्या था? इस एक्ट में एक नई प्रणाली, या भारत कहे तो भारत की जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है, वो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत? 1909। और इस सांप्रदायिक प्रणाली है, ये चुनाव की सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम प्रणाली है, इसका जनक किसको माना जाता है? वो थे भारत के वायसराय मिंटो। मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय। जो मिंटो है उसको सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। और इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद। इसमें सदस्य संख्या थी 16 और इस अधिनियम के तहत बढ़ाकर कर दी 60। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। कौन से अधिनियम के तहत? 1919। इसकी महत्वपूर्ण घटना आप याद रखना, वो थी सांप्रदायिक प्रणाली। कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? वो थी 1919। और पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिक प्रणाली है उसका जनक किसे कहा जाता है? वो है मिंटो। उस समय वायसराय थे मिंटो। ये इसकी दो महत्वपूर्ण हो गई। इसके बाद में आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम, ये जो अधिनियम है इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे कि 1919 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, और ये 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, और जो 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। ये मॉन्टेग्यू है, जैसे मार्ले सचिव थे राज्य सचिव, वही ये भारत के राज्य सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड है वो
भारत के वायसराय थे। कौन थे भारत के वायसराय। अब इस एक्ट में क्या क्या सुधार हुए वो है, इसमें सबसे पहला सुधार है वो है एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई, वो था प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का आशय है कि जो प्रांतों को शक्तियाँ मिलती थी उनका बंटवारा होना। जैसे केंद्र में द्वैध शासन है तो इसका केंद्र में द्वैध शासन का तात्पर्य है केंद्र में जो शक्तियाँ है उनका बंटवारा, और प्रांतों में द्वैध शासन है उनका आशय हो गया है कि जो राज्यों को जो शक्तियाँ मिलती थी उनका बंटवारा, कि कौन सी परिषद द्वारा किस परिषद को कितनी शक्तियाँ मिलती है। इसमें जो था तीसरा महत्वपूर्ण कारण, वो दूसरा महत्वपूर्ण सुधार था, वो था कि जो बजट है, जो केंद्र का जो बजट है उसको राज्य से अलग। 1919 से पहले केंद्र के बजट में ही राज्य का बजट सम्मिलित होता था, लेकिन 1919 अधिनियम के बाद जो केंद्र का बजट था उसको और राज्य का बजट था उसको दोनों को अलग अलग करके पेश किया गया। केंद्र के बजट को केंद्रीय परिषद में और जो राज्य का बजट था उसको राज्य में प्रदर्शित किया गया। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। और ये स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1926 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1919। और जो स्थापना हुई, यूपीएससी की स्थापना हुई, ये कौन से आयोग के सुझाव पर हुई? वो था ली आयोग, और इसकी स्थापना हुई 1926। इस अधिनियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुधार था वो था कि इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम। इसकी चार प्रमुख हो गई। एक तो पहला तो यही कि इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जो मोंटेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत शुरू हुआ? 1919, 1935, 1909 या 1892? तो आपका आंसर होगा 1919। और केंद्र में पूछे तो वो 1935, जो कि हम 1935 के अधिनियम में पढ़ेंगे। और यूपीएससी की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई? वो थी 1919 का अधिनियम। अब आते हैं हम 1935। 1919 हो गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब आते हैं हम 1935। 1919 का जो अधिनियम था, इसमें इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया कि इसके 10 वर्ष पश्चात यानी 1929 में एक आयोग आएगा और वो इस अधिनियम की समीक्षा करेगा और अपने सुझाव देगा कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। वो कमीशन था साइमन कमीशन। लेकिन ये जो 10 वर्ष है उससे पहले ही यानी 8 वर्ष पहले 1927 में ही साइमन कमीशन गठित किया गया और उसको भारत भेजा गया। आज हमारा हो गया 1919 का अधिनियम। कल हमारा लास्ट का अधिनियम रहेगा 1935। कल हम पढ़ेंगे 1935। पहले पढ़ेंगे हम साइमन कमीशन, उसके बाद में पढ़ेंगे सांप्रदायिकता का वार्ड, जो कि एक भारत के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद में पढ़ेंगे 1935, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम से हमारे संविधान में बहुत चीज़ें गृहीत की गई। बहुत अधिनियम लगभग
395 अनुच्छेद, उनमें से लगभग 200 के ऊपर अधिनियम हमारे इस 200 के ऊपर अनुच्छेद हमारे इस अधिनियम से गृहीत किए गए। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।